तो आज हम देखेंगे पंचायती राज प्रणाली मतलब स्थानीय स्वशासन की इकाई। तो स्वशासन स्वशासन मतलब अपना शासन। तो जैसा लोकतंत्र की अवधारणा है, डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल, मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो उसी अवधारणा को स्पष्ट करता है, ये सुदृढ़ करता है स्वशासन। अगर हम इसका ऐतिहासिक घटनाक्रम देखें तो इतिहास में सबसे पहले ऋग्वेद में सभा और समिति दो संस्थाओं का वर्णन मिलता है। सभा और समिति। तो सभा जो थी इतिहास में कुलीन वर्गों के लोगों की थी, जो धनवान होते थे, बुद्धिमान होते थे, अच्छे घर के होते थे। उन लोगों का समूह कहा जाता था सभा। और ये सभा देखती थी न्यायिक कार्य, किसको क्या जजमेंट देना है, नीतियां क्या होनी चाहिए। और समिति जो थी वो आम जनता की थी, साधारण लोग। ठीक। तो सभा और समिति के माध्यम से स्वशासन की अवधारणा हमें ऋग्वेद में ही देखने के लिए मिलती है। यहाँ तक कि समिति राजा का भी चुनाव करती थी कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, कौन राजा बनेगा, इसका निर्णय समिति करती थी। तो यहाँ से भी आपको स्वशासन की झलक दिख रही होगी। दूसरा ऐतिहासिक तथ्य हमें चोल साम्राज्य का मिलता है। जो दक्षिण में चोल थे, इनके एक राजा हुए थे परांतक प्रथम। परांतक प्रथम। इनका एक शिलालेख था, उत्तर मेरूर शिलालेख। कौन था? उत्तर में, उत्तर दिशा में रूर। ठीक। उत्तर में रूर शिलालेख। और उस शिलालेख से ग्रामीण स्वशासन के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात उस शिलालेख में ये दर्शाया गया है, लिखा गया है कि यहाँ की ग्रामीण जनता स्वशासन के सिद्धांत को जानती थी और स्वशासन यहाँ पे था। अगला हम ब्रिटिश राज के अंतर्गत देखते हैं। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने सन 1687 में मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना की थी। तो भारत में सबसे प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास या चेन्नई में। कब हुई थी? सन 1687 में। ठीक। अगला देखेंगे तो लॉर्ड मेयो, सन 1870 आता है। उस समय वायसराय थे मेयो। और मेयो ने कहा कि ये जो नगर निगम विभिन्न जिलों में बनाए गए हैं, जब अंग्रेज आए तो शहरों की आबादी बढ़ने लगी, शहरों के किनारे लोग आके रहने लगे। तो शहरों का प्रशासन देखने का काम जो पूरे प्रदेश सरकार का था, प्रांत जो उनकी प्रेसिडेंसी होती थी, उनके लिए मुश्किल हो गया। तो उन्होंने नगर निगम जैसे निकायों की स्थापना करना शुरू कर दी थी कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, ये सब आप खुद मैनेज कीजिए। हर शहर अपना अपना अलग अलग मैनेज करे। तो इनके पास पैसे नहीं होते थे। ठीक। तो मेयो ने कहा कि ऐसे स्थानीय स्वशासन के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण करना चाहिए। क्या एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वित्तीय विकेंद्रीकरण। अर्थात उनको पैसे का कर लगाने की शक्ति दे दी। क्या कि आप टैक्स लगाइए अपनी जनता पर और उनको अच्छे पानी दीजिए, अच्छे सड़कें दीजिए, अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, ये सब दीजिए शहर के लोगों को, अपने शहर के लोगों। और अपने शहर से टैक्स भी ले सकते हैं। आपको मैं अनुदान तो दूंगा ही दूंगा। अपने राज्य के बजट से, यानी सरकारी खजाने से अनुदान तो मिलेगा जो अभी तक पहले तक मिलता है, प्लस आप कुछ अपनी कमाई यानी कर लगा के अपनी कमाई का जरिया भी शुरू कीजिए। तो वित्तीय विकेंद्रीकरण का आरंभ स्थानीय स्वशासन में किसने किया? तो 1870 में मेयो ने किया, लॉर्ड मेयो ने किया। ठीक। फिर आते हैं रिपन। ये थे 1882 में। 1882 में आते हैं लॉर्ड रिपन।
और इन्हें ही कहा जाता है भारतीय स्वशासन या स्थानीय स्वशासन का पिता। ठीक, फादर ऑफ लोकल बॉडी गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का पिता रिपन को कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? तो 1882 में रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव लाया था। और उस प्रस्ताव में जो प्रस्ताव पास किया था 1882 में रिपन ने, उसमें कहा था कि पंचायतें 3 स्तर की होनी चाहिए, पहला ग्राम, दूसरा क्षेत्र और तीसरा जिला। तो 3 स्तरीय पंचायतों का गठन होना चाहिए, कौन कहा था? रिपन ने। ठीक, और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो पंचायतें गठित होंगी उसमें जो सदस्य होंगे वो सदस्य निर्वाचित होने चाहिए, निर्वाचित सदस्यों को प्राथमिकता दिया जाए। अर्थात हम किसी को ऐसे नामांकन नहीं करेगी सरकार, आपस में जो चुने जाएंगे वो आएंगे और खुद पे शासन करेंगे। और अगली बात उसने कही थी कि ये जो बोर्ड बनाया जाएगा स्वशासन का, उसका जो अध्यक्ष होगा वो गैर सरकारी होगा। मतलब ये नहीं कि चुनाव तो जनता द्वारा चुने गए प्रत्याशी आ गए और अध्यक्ष मैंने किसी एक आईएएस ऑफिसर को बना दिया। नहीं, वो सरकार से नहीं होगा बल्कि गैर सरकारी इंसान होगा। तो रिपन के इस तरह की जो प्रस्ताव के प्रावधान थे कि गैर सरकारी अध्यक्ष होगा और चुनाव के प्रतिनिधि होंगे, त्रिस्तरीय होगा, तो इन सब के कारण उनको स्थानीय स्वशासन का पितामह कहा जाता है। तो एक जनरल रिकैप करते हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम का कि ऋग्वेद में सभा और समिति जैसे निकायों का उल्लेख है। सभा तो कुलीन वर्गों की होती थी, 2 अक्षर है ना, तो कुलीन वर्गों का होता था। और समिति में आम जनता बैठते थे और यही समिति राजा का चुनाव करती थी। चोल साम्राज्य के परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर शिलालेख से स्थानीय सुशासन का उल्लेख मिलता है। 1687 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई। 1870 में लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की, जिससे स्थानीय सुशासन की कुछ शक्तियां मिली। 1882 में लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन बोर्ड का गठन कर उनमें गैर सरकारी सदस्यों की बहुलता पर जोर दिया। इसलिए रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? रिपन। और 1959 में नागौर राजस्थान देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया। ठीक, अब हम पंचायती राज का विकास क्रम देखेंगे जो भारत में स्वतंत्र भारत में हुआ, यानी आज़ादी के बाद हुआ। तो सबसे पहला नाम आता है सन 1952 में एक समिति गठित की गई बलवंत राय मेहता की। कौन? और इन्होंने रिपोर्ट दी अपनी सन 1957 को, और उन्होंने कहा कि 3 स्तरीय पंचायत गठित किया जाना चाहिए, ग्राम स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पर। ठीक, 3 स्तरीय ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए और स्थानीय स्वशासन की शक्तियां उन्हें देनी चाहिए। सरकार ने इनकी रिपोर्ट मांगते हुए सन 1959 में सर्वप्रथम, अभी आपने पढ़ा ना, नागौर राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किया गया और वो 3 स्तर पे बनाया गया। ठीक, तो पहला वो कौन सा जिला है जहाँ पे पंचायती राज प्रणाली का गठन किया गया? तो उसका नाम है नागौर। जिस पर कोई गौर नहीं कर रहा था उस राज्य में जाके पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट कर दिया नेहरू ने। ठीक, तो सर्वप्रथम स्टेट कौन सा है? राज्य है राजस्थान।
जिला है वहाँ का नागौर। सेकेंड स्टेट अगर पूछा जाता है तो आंध्र प्रदेश आता है। ठीक, वैसे फिर 1957 के 20 साल बाद 1977 में अशोक राय जी आए। अशोक, अशोक का वृक्ष सुना है, अशोक चिन्ह सुना है। तो अशोक राय जी ने 1957 में कहा कि जिस बलवंत राय की बात मान के आपने 3 स्तर का पंचायती राज बनाया, उसमें एक स्तर काट के आप केवल 2 स्तर रहने दीजिए। ठीक, तो अगर आपसे पूछता है, इसके बाद सन 1985 में आते हैं GV के राव समिति। GV के राव, तो GV के राव समिति का गठन 1985 में हुई। तो आप ऐसे याद करिएगा कि 85 क्वेश्चन हमने GK का याद किया, राय साहब का GK था जिसका 85 क्वेश्चन हमने याद किया। इनको बोला गया कि आप पंचायती राज पे जांच करके बताइए दिक्कत कहाँ आ रही है। पंचायती राज हमने इतना बढ़िया बताया था स्थानीय सुशासन के लिए, फिर भी ग्राम विकास क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि पंचायती राज को नौकरशाहों ने, एक शब्द इन्होंने नौकरशाही का इस्तेमाल किया था। तो अगर GV के राव सब ना आए तो ये याद रखिएगा कि इन्होंने कहा कि नौकरशाही ने इसको छेद कर दिया है, चारों तरफ से छेद करके रख दिया है, पंचायती राज कुछ बचा ही नहीं है, इसमें छेद ही छेद है। और किसके कारण है? नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के कारण है। ठीक, और पंचायती राज प्रणाली जो है आज बिना जड़ की घास हो चुकी है। कौन? बिना जड़ की घास ये हो चुकी है। तो अगर ये स्टेटमेंट पूछे कि किसने पंचायती राज प्रणाली को बिना जड़ की घास कहा था, तो GV के राव ने कहा था 1985 में। ठीक, अब 1986 में आए LM सिंघवी साहब। अभी जो सिंघवी जी हैं, लॉयर हैं, उनके पिताजी थे LM सिंघवी। तो LM सिंघवी साहब ने कहा कि ये 3 स्तर का करिए जो भी है, लेकिन इसको संविधान में दर्जा दे दीजिए, संविधान का संशोधन कीजिए और उस संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दीजिए। फिर आता है 1988, इसमें 2 बनाए गए। तो इसमें 8 2 बार है, 188, 88 में 2 बनी। एक बनी थुंगन समिति और दूसरी बनी VN गाडगिल समिति। ठीक, थुंगन और VN गाडगिल की समिति बनी और दोनों ने कहा कि संविधान में दर्जा दीजिए, सिंघवी की तरह इन्होंने भी कहा कि संविधान में दर्जा दीजिए। लेकिन VN गाडगिल साहब ने कहा कि संविधान में दर्जा भी दीजिए, 3 स्तरीय भी बनाइए और SC ST और महिला को आरक्षण भी दीजिए। तो जब 1992 में PV नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कौन था? 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, और इन्होंने 73वां संविधान संशोधन किया। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन किया और पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो इसी VN गाडगिल, जो 1988 में VN गाडगिल की समिति बनाई गई थी, गाडगिल की समिति बनाई गई थी, इन्हीं की सिफारिशों को संविधान में दर्जा दे दिया गया कि 3 स्तरीय भी बनाएंगे, आरक्षण भी देंगे SC ST महिला को, आदि सब। तो पंचायती राज के विकास को हम एक बार रिकैप करते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई? सन 1957 को, 1957 में, और इन्होंने कहा 3 चरणीय बना दो। अशोक मेहता की समिति कब गठित की गई? सन 1977 को, और उन्होंने कहा 2 चरणीय बना देते हैं।
GV राव समिति 1985। और इन्होंने कहा कि पंचायती जो समितियां हैं वो बिना जड़ की घास हैं, बिना जड़ की घास। कौन कहा था? GV राव। फिर LM सिंघवी साहब का समय आया 1986 में, इन्होंने कहा संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दो। थुंगन समिति ने भी कहा संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दो। लेकिन BN गाडगिल जो 1988 में आए थे, इन्होंने कहा संवैधानिक दर्जा भी प्रदान करो, आरक्षण भी दो महिला और सबको, और 3 स्तरीय भी बनाओ। ठीक। और इन्हीं की समिति की रिपोर्ट के हिसाब से संविधान का संशोधन किया गया था। अब आता है सन 1992 में 73वां संविधान संशोधन। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 में संविधान में एक भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग? भाग 9। और उसका नाम क्या रखा गया? पंचायतें। तो पंचायतें किस भाग में है संविधान के? तो भाग 9 में। ठीक। और इन्हीं पंचायतों के लिए अनुसूची भी जोड़ी गई। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। ठीक। तो अगर पूछा जाता है 73वें संविधान संशोधन से कौन सा भाग जोड़ा गया, तो भाग यानी 2 अक्षर का है, तो भाग 9वां। और अनुसूची 4 अक्षर का है, तो अनुसूची 11वां। ज़्यादातर लोग को 9 और 11 का याद रहता है, बस कन्फ्यूज़न होती है कभी कभी कि भाग 11वां है कि अनुसूची 11वां है। तो हमेशा याद रखिएगा कि भाग हमेशा 9वां होगा, 2 कम रहेगा। अनुसूची इससे 2 ज़्यादा है, तो इससे 2 ज़्यादा 11 रहेगा। ठीक। और भाग में 2 अक्षर है, अनुसूची में 4 अक्षर है। ठीक है। और 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी उसमें 29 वस्तुएं शामिल की गई ग्राम पंचायतों के लिए। तो कितने विषय दिए गए? 29 विषय। तो 11वीं अनुसूची में कोई पूछे कितने विषय हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं कुल मिला के। ठीक। और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 243G। ये 29 वस्तुएं या विषय, वस्तु नहीं अब विषय रख लीजिए, वस्तु काट के यहाँ 29 विषय रखिए। ठीक। तो ये 29 विषय कार्य और शक्तियां देते हैं पंचायतों को। ठीक। कौन कौन सी शक्तियां मिलेंगी? तो आपसे अगर पूछा जाए कि 29 विषय किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 243 के जी में कहा गया है, जी कहा गया है कि 11वीं अनुसूची के विषय पंचायतों को दिए जाएंगे। और फिर पंचायतों के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 243 से लेके 243A से लेके 243O तक। ठीक। तो अनुच्छेद 243 किससे है? पंचायतों से रिलेटेड है। और 243O तक है, ए से लेके ओ तक पंचायतों के बारे में वर्णन है। यानी आओ, याद रखना, ए ओ आओ, आओ कभी पंचायत दिखाएं गांव की तुम्हें। और हिंदी में पूछा जाए तो 243 है, ये है 243 का से लेके 243 रड़ा तक। तो कण याद करना कि गांव का कण कण पंचायत करता है। ठीक। 243, 243 का, ख, ग, घ, अंगा चा छ छ ज ट ठ ड ढ मड़ा तक कण 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 पंचायत करता है। ठीक। तो अनुच्छेद याद हो गया, भाग 9, अनुसूची 11, अनुच्छेद 243 हड़ा तक। पंचायतों के बारे में एक लाइन दी जाती है कि यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। मतलब अपने ऊपर जो शासन करने के लिए नीतियाँ बनेंगी, नियम बनेंगे, जो गांव का विकास करने के लिए जो जो योजनाएं बनाई जाएंगी, उसमें आम जनता की भागीदारी होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो अपने प्रतिनिधि जिसको चुन लिया वही सब डिसीजन लेंगे। आप भागीदार बनिए,
ग्राम स्तर पर अपनी नीतियाँ खुद डिसाइड कीजिए, अपने शासन को खुद डिसाइड कीजिए। तो संविधान ने 1992 में जो 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज का गठन किया, उसमें दो तरीके के प्रावधान रखे गए। पहले तो एक अनिवार्य रखे गए, जो सभी राज्यों को, XYZ, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सभी राज्यों को मानना जरूरी है, आवश्यक है, यानी अनिवार्य तत्व है। और दूसरा रखा गया स्वैच्छिक तत्व। स्वैच्छिक तत्व यानी हर राज्य अपने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी जनता या जिस तरह की वहाँ की आबादी है उसके अनुसार इसको मोल्ड कर सकता है, मतलब अपने स्वरूप में पारित कर सकता है। तो हम सबसे पहले अनिवार्य तत्व को जानेंगे। कौन कौन से अनिवार्य तत्व हैं? तो पहला आता है कि 3 स्तर पे हर एक राज्य में 3 स्तरीय ग्राम पंचायत होगा। ग्राम, दूसरा क्षेत्र, और तीसरा जिला। केवल और केवल उन्हीं राज्यों में 2 स्तरीय होगा जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है। तो अगर आपके राज्य की आबादी 20 लाख से कम है, मतलब बहुत छोटा राज्य है, तो ऐसे राज्य के लिए आप केवल 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली का गठन करेंगे, पहला और दूसरा। यहाँ तो उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश की आबादी तो 20 करोड़ से अधिक है, 20 लाख तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए हर राज्य में क्या होगा, 3 स्तर का पंचायती राज गठन होगा। और पहले को कहा जाएगा ग्राम पंचायत, दूसरे को क्षेत्र पंचायत, और तीसरे को जिला पंचायत। ठीक, ये अनिवार्य तत्व हो गया। अब अनिवार्य तत्व में बोला ये ग्राम सभा जो होगी वो क्या होगा, कि सभी ग्रामीण स्तर पे एक ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा, इसका डेफिनेशन क्या दिया पंचायत अन्य संविधान ने, कि ग्राम पंचायत में निर्वाचक नामावली जो होगी उसमें पंजीकृत सभी मतदाताओं को ग्राम सभा कहा जाएगा। ग्राम सभा कहा जाएगा क्या, कि पंजीकृत मतदाता, मतदाता कहाँ पे, निर्वाचक नामावली में। निर्वाचक नामावली जो होगी उसमें पंजीकृत मतदाता यानी 18 वर्ष से ऊपर जो भी होगा और उसका निर्वाचक नामावली में नाम होगा, उससे ग्राम सभा मिलके बनी होगी। ऐसे सारे निर्वाचक नामावली से। ठीक, अब पंचायती राज का गठन हो गया, ग्राम सभा को जान गए, अब पंचायती राज का गठन हो गया 3 स्तर पे। तो इनका कार्यकाल सभी का अनिवार्यतः 5 साल होगा। हर प्रदेश में जितनी भी पंचायती राज 3 स्तर पे गठित की जाएंगी सब 5-5 साल के लिए कार्य करेंगी। ठीक, और अगर बीच में कोई विघटित होती है पंचायत, मान लेते हैं पंचायत का गठन सन 2012 में हुआ, तो 5 साल 2017 तक चलना चाहिए। लेकिन अगर कहीं की पंचायत बीच में 2013 में विघटित हो गई और वहाँ पे न्यू चुनाव हुआ, तो ये अगली पंचायत जो नई पंचायत गठित होगी वो 2017 तक ही चलेगी, यानी 4 साल के लिए वो रहेगी बस। तो सभी प्रदेश में ये नियम लागू किया गया कि पंचायतों का कार्यकाल तो 5 साल का होगा, लेकिन अगर पहले ही विघटित हो गई तो शेष काल के लिए ही नई पंचायत का गठन किया जाएगा। अगला 5 साल आते ही उसको भी भंग होना पड़ेगा। ठीक, फिर कहा गया पंचायतों में SC ST का आरक्षण होना जनसंख्या के अनुपात में आवश्यक है। उनकी जनसंख्या का जितना अनुपात है उस प्रदेश में, उस अनुपात में उनका आरक्षण होना आवश्यक है। और महिला आरक्षण, कि हर वर्ग के अंतर्गत 1/3 हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।
अगर 3 हिस्से में से एक हिस्सा, और वो एससी में भी होगा, एसटी में भी होगा, ओबीसी में भी होगा, जनरल में भी होगा, हर जगह की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अगला उन्होंने बताया कि जो तीनों स्तर पे पंचायतें गठित होंगी उसमें कुछ सदस्य होंगे और अध्यक्ष होगा। ठीक। सभी स्तरों पे जो ग्राम स्तर का सदस्य होगा, जो क्षेत्र स्तर पर सदस्य होगा और जो जिला स्तर पर सदस्य होगा, ये सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाएंगे। इनका निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, यानी सीधी जनता करेगी। लेकिन ये दूसरा स्तर जो है क्षेत्र पंचायत और तीसरा स्तर जो है जिला पंचायत, इनके अध्यक्ष का चुनाव, जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव और क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अपने ही सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ठीक। यानी सभी स्तर के सदस्य का चुनाव तो जनता करेगी, लेकिन अध्यक्षों का चुनाव, जो ऊपर का 2 जिला अध्यक्ष हुआ और क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, उनके अपने सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अब बाकी बचा जो ग्राम स्तर का अध्यक्ष, ये स्वैच्छिक है, हर राज्य अपना अलग अलग नियम बना ले। उत्तर प्रदेश ने कहा कि भाई ठीक है, हम इस अध्यक्ष को भी जनता द्वारा चुनवा लेंगे, सदस्य से नहीं चुनवाएंगे। एक अध्यक्ष जो तुमने छोड़ दिया हमारे मनमर्जी पे, उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम वो अध्यक्ष, यानी ग्राम का अध्यक्ष कौन होता है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष यानी प्रधान, प्रधान को हमारी जनता चुनेगी। जिला अध्यक्ष को भले न जनता सारी चुने, क्षेत्र अध्यक्ष को भले न जनता चुने, लेकिन ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को जनता चुनेगी। ऐसा यूपी वालों ने बताया, जबकि संविधान ने इसको छोड़ दिया है राज्य के मन पे। अब संविधान ने अनिवार्य तत्व के अंतर्गत रखा कि सभी राज्य में एक निर्वाचन आयोग होगा, प्रदेश निर्वाचन आयोग। यानी यहाँ कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका काम होगा कि वो नगर पालिकाओं और पंचायतों का चुनाव कराए। फिर अगला क्या कहा, अगला कहा एक वित्त आयोग का गठन करेगा राज्यपाल हर 5 साल में, और वो वित्त आयोग पंचायतों या ग्राम पंचायतों या जिला परिषद या जिला पंचायतों के इनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देगा और उनकी समीक्षा भी करेगा। ठीक। तो ये हो गया अनिवार्य तत्व। अब स्वैच्छिक तत्व में क्या आता है, स्वैच्छिक यानी जो प्रदेश अपनी इच्छा पर है। तो एससी, एसटी और महिला को तो आरक्षण संविधान ने अनिवार्यता दे दिया है, लेकिन जब बात ओबीसी के आरक्षण की आती है तो संविधान ने इसको राज्य में छोड़ दिया, स्टेट्स पर, कि आप अपने यहाँ के ओबीसी को देख लीजिए, क्या वो आरक्षण देने लायक हैं कि नहीं है, आपको देना है कि नहीं देना है, ये आप खुद देख लीजिए। फिर क्या कहा कि जो 11वीं अनुसूची में हमने 29 विषय दिए थे कि आप इनको पंचायतों को दे दीजिए, इस 29 में जो आपको अपने पास विधानमंडल के पास रखना हो विधानमंडल के पास रख लीजिए, और जो पंचायतों को देना हो वो क्षेत्र पंचायतों को दे दीजिए। तो उत्तर प्रदेश वालों की विधानमंडल ने 29 में से 16 विषय पंचायतों को ट्रांसफर कर दिया है, बाकी विषय अपना रख लिया है। तो 16 आउट ऑफ 29 विषय जो 11वीं अनुसूची के थे, उत्तर प्रदेश ने पंचायतों को दिया है। एक तो अभी आपको देख ही लिए कि एक जो ग्राम स्तर पे अध्यक्ष का चुनाव होगा, ग्राम स्तर पे अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो राज्य के ऊपर स्वैच्छिक है कि वो प्रत्यक्ष रूप से जनता से करवाएगा या अप्रत्यक्ष रूप से उनके सदस्य द्वारा चयन कराएगा। तो एक क्विक रिकैप करते हैं अनिवार्य तत्व का। तो ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र की निर्वाचित सूची में पंजीकृत मतदाताओं से बनी होगी। त्रिस्तरीय पंचायत होगा, जिसमें 2 स्तरीय केवल 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में होगा, राज्य यहाँ रख लीजिएगा।
सदस्य का चुनाव तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होगा। अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यानी उनके अपने सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। आरक्षण, तो तीनों स्तरों पर एससी एसटी और महिला के लिए आरक्षण होगा। एससी तथा एसटी जनसंख्या के अनुपात में तथा महिला 1/3 आरक्षण पाएगी। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और पुनः निर्वाचन होने पर शेष अवधि के लिए होगा। राज्य निर्वाचन आयोग राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा। सेवा शर्तें राज्यपाल तय करेगा और नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा और न्यायालय के उच्च न्यायाधीश की तरह ही हटाया जाएगा। तो ये तो राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति हो गई। एक वित्त आयोग का गठन, राज्यपाल हर 5 वर्ष पे प्रत्येक 5 वर्ष पे एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। अब हम प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। तो जो अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 243 परिभाषा बताता है। 243 क्या बताता है? परिभाषा। जैसे जिला किसे कहा जाएगा, मध्यवर्ती संस्थाएं किसे कहा जाएगा, ग्राम सभा क्या होगी, ये सब परिभाषा 243 के अंतर्गत आता है। 243 का के अंतर्गत ग्राम सभा को क्या क्या शक्तियां मिलेंगी, क्या क्या कृत्य दिया जाएगा, इसका निर्धारण विधानमंडल करेगा। ये कहता है कि ग्राम सभा की शक्ति और कृत्यों का निर्धारण कौन करेगा? विधानमंडल। खा बताता है कि पंचायतों का गठन कैसा होगा, 3 स्तरीय होगा कि 2 स्तरीय होगा। गा बताता है कि इनकी संरचना कैसी होगी। ठीक। और यही बताता है कि सदस्यों का चयन जो होता है वो तीनों स्तर पे सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से और 2 स्तर पे अध्यक्ष का चयन उनके अपने सदस्यों द्वारा होता है। 1 स्तर का चयन छोड़ दें। घा के साथ आरक्षण है, ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। आप लोग इसे रट लीजिएगा कि अनुच्छेद 243 घ या इसको अंग्रेजी में डी किससे संबंधित है? आरक्षण। ठीक। और अंगा पे है पंचायती राज का कार्यकाल। अंगा माने कार्यकाल, और कार्यकाल आपने कितना देखा था? 5 ईयर। ठीक। तो अंगा भी ठीक है। और झा है वित्त आयोग का गठन, या है लेखा परीक्षा और टा है निर्वाचन आयोग। तो ये भी तीनों इम्पोर्टेंट है। तो जिस पर टिक मारा है वो तो आप जरूर लिख लीजिएगा। आरक्षण होगा, कार्यकाल हो गया 243 अंगा। अब 3 और याद कीजिएगा, 243 झा, इया और टा। तो इया है लेखा परीक्षा से और टा है निर्वाचन आयोग। कि हर प्रदेश में एक कंपलसरी में था ना, निर्वाचन आयोग होना आवश्यक है। लेकिन झा जो है ये है आपका वित्त आयोग। ठीक। झा, झा से झरना, और झरना किसका बहा? वित्त का, यानी पैसों की बाढ़ आ गई। इया, इया से कुछ नहीं, तो लेखा परीक्षा में कुछ नहीं मिला। किसमें? लेखा परीक्षा में कुछ नहीं मिला। और टा निर्वाचन आयोग। तो टाटा बाय बाय निर्वाचन आयोग को कहते हुए हम मुख्य मुख्य आर्टिकल ये चारों याद रखिएगा। आरक्षण घा, अंगा कार्यकाल 5 वर्ष, तो घा और अंगा। फिर झा इया टा, तो झा से वित्त आयोग, झरना गिराते पैसे का, इया लेखा परीक्षा और टा निर्वाचन आयोग। अब देख लेते हैं कि पंचायती राज अधिनियम में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से अधिनियम पारित हुए। तो उत्तर प्रदेश में 3 अधिनियम हैं। पंचायती राज अधिनियम 1947 जो 1947 में ही पारित किया गया। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम जो 1961 में पारित किया गया। और उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 में पारित किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है।
और यही अधिनियम अप्रैल 1994 से लागू हुआ था। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि संशोधन अधिनियम सन 1994। ये बात करता है कि आरक्षण कैसे हम देंगे, वित्त आयोग क्या होगा, गठन किया जाएगा, निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। निर्वाचन टट्टा पे ना, वित्त था झरना धरना, और टाटा बाय बाय किसको? चुनाव देने के बाद नेताजी को क्या कर दोगे? टाटा बाय बाय। तो निर्वाचन आयोग टाटा, वित्त आयोग से झरना, शक्ति क्या मिलेगा, कार्य क्या मिलेगा, या दायित्व क्या सौंपा जाएगा, इन सब का वर्णन करने के लिए जो भी स्वैच्छिक छोड़ दिया था, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 लागू किया गया। और 11वें अनुसूची में 29 विषय में से 16 विभागों को पंचायतों को सौंपा है। तो इसी के साथ ही पंचायती राज अधिनियम खत्म होता है। ठीक, आगे लगे रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।